क्या बच्चों ने आजकल क्लास में लेट आना शुरू कर दिया है या क्या? ये कोई बस दिल भर गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से? तो प्लान चेंज हो रहे हैं, क्या मसला है? स्टूडेंट्स बड़े अ, कम नजर आ रहे हैं और बड़ी लेट क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। खैरियत है? बेटा सर्दी है तो आप घर में बैठे हुए, आपको कौन सा घर से निकलने को कह रहा है? घर में बैठे रजाई में बैठे बैठे आपने क्लास पढ़ लेनी होती है। क्या चैलेंज है इसमें? क्लास भी आपकी ये 12 बजे वाली, 12:15 बजे क्लास है। कौन सी अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 या 7 बजे वाली क्लास है? तो ये तो कोई वजह नजर नहीं आ रही मुझे। खैर, हमारी डिस्कशन जारी है जी। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन जारी है बजटिंग के। हम पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं और कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। कोई इशू कल के लेक्चर से? कल के लेक्चर से कोई मसला मसाइल? अच्छा जी, पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे ही हमारी डिस्कशन जारी है। आज हम एक और सवाल देखते हैं। हर सवाल में हम कोई ना कोई नया तरीका सीखते जाएंगे जब हम बजटिंग कर रहे हैं। और ग्रेजुअली, जैसे मैंने आपको कहा, वह मैं आसान सवालों से आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। और एक चीज जो आप नोट करेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो हर सवाल में फॉर एग्जांपल सेल्स की फिगर है, हमें ये आरएस एंटरप्राइजेस का सवाल हम करना चाह रहे हैं आज। इसमें मैं पीएनएल फोरकास्ट कहा गया है, बजट कह लें, फोरकास्ट कह लें, यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटरचेंजेबली ये टर्म यूज की जाती है। तो बजट या फोरकास्ट हमें बनानी है। एक चीज जो मैं आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि हम जब भी पीएनएल बजट बनाते हैं, हमें यकीनन उसमें सेल्स की फिगर चाहिए होती है। लेकिन सेल्स की फिगर कैलकुलेट करने का तरीका हर जगह फर्क होता है। किसी सवाल में सेल्स की कैलकुलेशन का तरीका, कोई मेथड ए चलेगा, कहीं पे मेथड बी चलेगा, कहीं पे मेथड सी चलेगा। तो है तो वही रेवेन्यू ही, लेकिन सिनेरियो बदलते हैं, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बदलती है, तो रेवेन्यू कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट सवाल कर रहे हैं। मकसद यहाँ पे अगेन सवाल करते हुए ये नहीं है कि हम सब तरीके सीख लें, क्योंकि सब तरीके कौन कितने हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम सिर्फ ये सीखते हैं कि भाई अगर सिचुएशन बदलती है, वेरिएबल बदलते हैं, तो फिर किस तरह हम नया तरीका अडॉप्ट करके उससे फिगर्स वर्कआउट करते हैं। हम दिमाग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये आपने बार बार ध्यान में रखना है। हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई जो सवाल हमने कर लिए हैं हमें एग्जाम में इनसे मिलता जुलता ही आना है। अच्छा जी, हमें बजटेड फोरकास्ट बनानी है। आरएस एंटरप्राइजेस का सवाल देखते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। इसमें कुछ नए असूल हम सीखेंगे, बजटिंग, कुछ नए टूल सीखेंगे जो बजटिंग के क्वेश्चन में यूज होते हैं। RS Enterprises is a family concern headed by Mr. Ramiz. It is engaged in the manufacturing of a single product, but under two brand names, that is A and B. सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है लेकिन दो ब्रांड नेम के साथ लॉन्च की भी है। Brand B is of high quality, and over the past many years, the company has been charging 60% higher price as compared to brand A. B की प्राइस 60%, A की प्राइस से ज्यादा है। As the company has progressed, Ramiz has felt the need for better planning and control. He has compiled the following data pertaining to the year ended 30th November X8. ये जो साल अभी शायद रिसेंटली हमारा खत्म हुआ, उसका डाटा उसने कंपाइल किया है। ये डाटा क्या है जी? एक्चुअल पीएनएल हमें नजर आ रहा है। सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इसको लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया।
और ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस लेस किए तो नेट प्रॉफिट है। इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, शायद ये मैं कहूंगा टाइपो एरर है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स है और ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स में से लेस किया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने सेलिंग एडमिन एक्सपेंस लेस किए, नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा मोस्ट रिसेंट पीरियड का पीएनएल है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जो ऊपर पीएनएल उसमें ए कितना बेचा, बी कितना बेचा। लेबर आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट, ए पे कितना टाइम लगता है, बी पे कितना टाइम लगता है लेबर आवर्स में। आगे चलते हैं। अदर इंफॉर्मेशन एज फॉलो। 20% of B was sold to a corporate buyer who was given a discount of 10%. The buyer has agreed to double the purchase in X9 next year. वो कहता है जी मैं डबल खरीदूंगा next year. And Mr. Ramiz has agreed to increase the discount to 15%. Currently 10% डिस्काउंट है और 20% भी एक कस्टमर को जा रहा है। वो कहता है जी मैं अगले साल डबल खरीदूंगा, डिस्काउंट 15% हो गया है। अब ये अगले साल बजट के लिहाज से हमें डाटा देना शुरू कर दिया गया है। इन व्यू ऑफ द बेटर मार्जिन्स इन बी, मिस्टर रमीज हैज डिसाइडेड टू प्रमोट इट्स सेल्स एट अ कॉस्ट ऑफ 250। मार्केटिंग का प्लान है कि अगले साल 2,50,000 की सेल लॉन्च करेंगे। एज अ रिजल्ट इट्स सेल्स टू कस्टमर्स अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर are expected to increase by 30%. बी में मार्जिन अच्छे हैं, बी को प्रमोट करने के लिए कैंपेन लॉन्च करनी है। नतीजा क्या होगा, कॉर्पोरेट कस्टमर की बात तो ऊपर होगी है, उसके अलावा जो बाकी कस्टमर को आप बेचते हो बी, उसमें 30% इजाफा आएगा। However, production capacity is limited. He intends to reduce the production/sale of A if necessary. तो कीजिएगा, यहां पे उसने कहा जी कॉर्पोरेट कस्टमर का बी डबल हो जाएगा, अदर कस्टमर के बी में 30% इजाफा आ जाएगा। उसने कहा जी कैपेसिटी हमारे पास लिमिटेड है, जब हम बी की सेल बढ़ाएंगे यहाँ पे, बी की सेल बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो हो सकता है ए की डिमांड पूरी करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी ना बचे। तो भाई कैपेसिटी नहीं बचेगी तो कोई बात नहीं, हम ए को रिड्यूस कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो ए की सेल कम कर देंगे, बी की सेल इतनी ही होगी, कॉर्पोरेट को डबल और अदर कस्टमर की 30% ज्यादा अगले साल हम यही करेंगे, जरूरत पड़ी तो ए कम कर देंगे। Mr. Ramiz has asserted that 90% capacity was used during the year ended 30th November. मतलब लास्ट ईयर कंपनी ने 90% कैपेसिटी पे काम किया है, मतलब 10% का तो कैपेसिटी में ही क्वेश्चन है। अगर हम बी ज्यादा बेचना चाहते हैं तो 10% तो हमारे पास कैपेसिटी में क्वेश्चन है, और उसके बाद कोई कमी रह जाएगी कैपेसिटी में तो फिर हम ए को कम बेच पाएंगे। अच्छा, ये एक जुमला इसने लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बी is 20% more than the time required to produce 1 unit of A. इस जुमले की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हमें उसने बताया हुआ, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, कंफ्यूज करने के लिए लग रहा है। ये तो यहाँ बताया हुआ है कि B में A से 20% ज्यादा टाइम लगता है, ये तो हमें उसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये ना भी बताता तो कोई हर्ज नहीं था। आगे चलते हैं जी। नोट नंबर 3, 2.4 kg of same raw material is used for both brands, but the process of manufacturing B is slightly complex and 10% of raw material is wasted in the process. Wastage in processing A is 4%. The price of raw material has remained the same for the past many years. However, the supplier has indicated that the price will be increased by 10% with effect from 1st March X9. अच्छा, हम पीएनएल बना रहे हैं 1 दिसंबर X8 से 30 नवंबर X9 तक। इसका मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ओल्ड प्राइस रहेगी और बाकी के 9 महीने न्यू प्राइस आ जाएगी। ये साथ साथ हम रजिस्टर करते जाएं।
कि 9 महीने ओल्ड प्राइस नई प्राइस चलेगी, क्योंकि 1 मार्च से प्राइस बदल जाएगी, और पहले 3 महीने 1 दिसंबर से दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना और फरवरी का पूरा महीना ओल्ड प्राइस चलेगी। डायरेक्ट लेबर पर आवर, डायरेक्ट लेबर पर आवर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%, मतलब रेट आपका लेबर का 15% से बढ़ेगा। 40% of production overheads are fixed. These are expected to increase by 5%. Variable overheads per unit of B are twice the variable overheads per unit of A. For X9, the effect of inflation on variable overhead is estimated at 10%. 10% से आपके वेरिएबल ओवरहेड बढ़ेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड 5% से बढ़ेंगे, वेरिएबल ओवरहेड पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट 10% होगा। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन कैंपेन, ऊपर की प्रमोशन कैंपेन 2,50,000 की आई थी, उसने कहा कि उसके अलावा जो खर्चे हैं उनमें 10% इजाफा आएगा। ये जी पूरी कहानी उसने बता दी, करंट पीएनएल दिया, अगले साल की पूरी कहानी बता दी, और हमसे कहा गया है अगले साल का बजटेड पीएनएल या फोरकास्ट पीएनएल बनाइए। कहानी हमें बार बार पढ़नी पड़ेगी डाटा को, वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन सबसे पहला काम होता है फॉर्मेट का, और हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि जब हमें एक पीएनएल दिया गया है और कहा गया है कि आप बजटेड पीएनएल बना लो, तो हम इसी फॉर्मेट को कॉपी करके नई वैल्यूज के लिए यूज कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि हम सबसे पहले इस फॉर्मेट को कॉपी कर लें अपने पास। तो जी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और हम बजटेड पीएनएल में सबसे पहले फॉर्मेट लेके आते हैं। तो जो फॉर्मेट हमें गिवन है वी जस्ट कॉपी दैट, वो है जी सेल्स और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में रॉ मटेरियल एज इट इज, मैं कॉपी कर रहा हूं जी फॉर्मेट। डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, यहां से ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, देन नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, ये सेम फॉर्मेट जो हमें गिवन है उसी फॉर्मेट पे हम इन चीजों को पॉपुलेट कर लेंगे। तो ये फॉर्मेट हमारे पास आ गया है, और इस फॉर्मेट के मुताबिक अब हम फिगर्स पे काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम सेल्स की फिगर पे ही वर्किंग शुरू कर लेते हैं। हम सेल्स की फिगर पे ही वर्किंग शुरू करते हैं। अच्छा जी, सेल्स के बारे में हमने जो चीज हमें पता होनी चाहिए, मैं वर्किंग 1 में सेल्स के लिए बनाता हूं। अगले साल हमारी सेल्स क्या होने वाली है, हमें पता होनी चाहिए कि सेल्स की फिगर होती है यूनिट्स इनटू प्राइस से। ठीक है, यूनिट्स इनटू प्राइस, ऐसे हम सेल्स की फिगर निकालते हैं। तो हमारे पास तो 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है ए, एक है बी। तो अगर हमें इन दोनों प्रोडक्ट्स के यूनिट्स मिल जाएं, इन दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइस मिल जाए अगले साल की, तो हम सेल्स निकाल पाएंगे।
लेकिन अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो हमें पता लगता है कि बी की दो प्राइसेस हैं, एक कॉर्पोरेट कस्टमर की और एक रेगुलर या अदर कस्टमर की। तो इसका मतलब हमें तीन प्राइसेस चाहिए, ए, बी कॉर्पोरेट, बी रेगुलर, और तीन क्वांटिटी चाहिए, ए, बी कॉर्पोरेट, बी रेगुलर। ये 6 फिगर्स आ जाएंगी तो हम सेल्स ले पाएंगे। अब वन बाय वन हम अगर फिगर्स पे काम शुरू करें तो सबसे पहले बी कॉर्पोरेट की अगले साल हम कितनी सेल्स करेंगे, ये बड़ा आसान है हमारे लिए जानना कि पिछले साल बी हमने टोटल बेचा था 3600, और उसके बाद अगर मैं ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ लूं तो हमें बताया गया है भाई 3600 में से 20% कॉर्पोरेट कस्टमर को गया था और अगले साल ये डबल बाय करेंगे हमसे। तो भाई अगले साल कॉर्पोरेट कस्टमर हमसे कितना बाय करेगा, पिछले साल जितना बाय किया था उसका डबल। बजटिंग में क्या समझाया था आपको, भाई जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को हमने नंबरों में ट्रांसलेट कर देना है। राशिद कहते हैं जी आवाज नहीं आ रही, इज द इशू ऑफ वॉइस प्रिवेलिंग विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। उसामा कहते हैं नो इशू नो इशू नो इशू नो इशू नो इशू, जिसका मतलब इशू राशिद आपके पास ही है, आपके सिस्टम में नहीं है। So I hope Rashid can see in the comments, no issue. अच्छा जी, काइंडली राशिद अपनी जगह बदलिए या जो भी है नेट रीस्टार्ट कीजिए, चेंज कीजिए, जैसे भी इसको देखिए, प्रॉब्लम इज एट योर एंड। तो मैंने जो बात आपको समझाई भी है कि हमने क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें जो लिखा हुआ है उसी के मुताबिक वैल्यूज निकालनी है। तो उसने बताया हुआ है कि पिछले साल आपने 3600 का 20% बेचे थे कॉर्पोरेट कस्टमर को, अगले साल वो डबल खरीदेगा, तो जनाब यूनिट्स आ गए। फिर नोट नंबर 2 पढ़िए, वो कहते जी आप मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करोगे जिसकी वजह से सेल्स टू बी की सेल्स टू अदर कस्टमर 30% बढ़ जाएगी। लिखा हुआ जैसे वैसे कर लेते हैं भाई। बी की सेल्स टू अदर कस्टमर पिछले साल 80% थी, अगले साल कैंपेन के बाद 30% बढ़ जाएगी, तो भाई 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगले साल बी कितना हो जाएगा जी अदर कस्टमर को, इट इज 3744। बी आपका 3744 पे चला जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं ए पे। ए के हम कितने यूनिट्स बेचेंगे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारी फर्म की कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी में से बी बनाने में कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल हो जाएगी, ए के लिए कैपेसिटी बचती कितनी है। अच्छा, जब हमने इसका मतलब हमें अपनी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को गेज करने की जरूरत है। अब तो जो कीजिएगा, कैपेसिटी गेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में हम बात कर चुके हैं। हम प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी आवर्स में भी मेजर कर सकते हैं। याद है ना आपको, हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते थे, बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। और वहां पे हमने सीखा था बजटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी आप यूनिट्स में भी ले सकते हैं, आवर्स में भी ले सकते हैं। बेसिस क्या थी कि भाई अगर तो आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो बजटेड कैपेसिटी यूनिट्स में मेजर कर लें, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं और स्पेशली जिन पर टाइम भी फर्क लग रहा है तो आप फिर अपनी कैपेसिटी आवर्स में मेजर करते हैं। तो यहां पे हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो इसलिए हमें अपनी कैपेसिटी आवर्स में मेजर करनी है। तो वर्किंग 1 कर रहे हैं, वर्किंग 1.1 हम करते हैं, ए के कितने यूनिट्स हम बना पाएंगे। तो हम वर्किंग 1.1 में सबसे पहले मेजर करते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइज्ड लास्ट ईयर हमने कितनी कैपेसिटी यूज की। हमने 5400 यूनिट्स ए के बनाए इंटू 5,
हमने 3600 बी के बनाए इंटू 6, तो हमारी कैपेसिटी जो हमने लास्ट ईयर यूज की लेबर आवर्स की टर्म्स में वो कितनी है? लेबर आवर्स की टर्म में हमने लास्ट ईयर कितनी कैपेसिटी यूज की है जी, यहां से कैलकुलेट करके बताइए। इट इज 48,600 लेबर आवर्स। ये हमारी पिछले साल जो हमने कैपेसिटी यूज की वो है। क्या ये हमारी टोटल कैपेसिटी है? द आंसर इज नो। हमें बताया गया है कि भाई पिछले साल हमने 90% कैपेसिटी यूज की, तो हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 48,600 तो 90 है, तो 100 टोटल कैपेसिटी कितनी है जी? क्वेश्चन में बताया गया, हमें जैसे बताया गया वैसे मैं लेके चल रहा हूं। टोटल कैपेसिटी हमारी 24,000 लेबर आवर्स है। अब इस कैपेसिटी में से हम देख लेते हैं लेस कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर बी। तो भाई बी के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, बी के कितने यूनिट्स बनाने हैं आपने? 1440 प्लस 3744, और बी के एक यूनिट टाइम लगता है 6 घंटे। तो जनाब बी में कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल हो जाएगी? बी में कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल होने वाली है जी? जितने यूनिट्स बी बनाने हैं उनको 6 से मल्टीप्लाई किया, 31104। तो हमारे पास बच गई कैपेसिटी अवेलेबल और ए। कितनी बची जी? टोटल कैपेसिटी में से बी के लिए जो इस्तेमाल हुई वो माइनस कर दीजिए, तो ए के लिए जो कैपेसिटी अवेलेबल है वो बच गई। इट इज 22896, और इसको आप 5 से डिवाइड कर दें तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ए, मैक्सिमम प्रोडक्शन पब्लिक सेल ऑफ ए जो आप कर सकते हैं 4579। लीजिए जी, बी आप कितना बेचेंगे वो आप निकाल चुके थे, ए कितना बेचेंगे ये आपको मिल गया, और ये यकीनन पिछले साल जो आपने ए बेचा था 5400 उससे कम है। और हमें यही बताया गया था भाई हमने बी की सेल्स बढ़ानी है, बढ़ा ली हमने बी की सेल। बी की सेल बढ़ाने के बाद अगर कैपेसिटी की वजह से ए हमें कम भी बनाना पड़ा तो वी आर रेडी। तो भाई कम बन रहा है कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो ए के यूनिट्स आ गए 4579। अब हमें हर वैल्यू पे कोई आधा नंबर एक नंबर मिलता जा रहा होगा। 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल ली हैं। शायद ये सेल्स की वैल्यू पूरी कैलकुलेट करने की 3-4 नंबर हो सकते हैं हों, तो आधा आधा नंबर हर वैल्यू पे हमें मिलता जा रहा है। तो जनाब एनी क्वेश्चन? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था कि भाई हमें सेल्स चाहिए, सेल तो यूनिट्स इनटू प्राइस से आती हैं, तो भाई यूनिट्स ले आओ, प्राइस ले आओ, सेल आ जाएगी। यूनिट्स हम ले आए हैं, अब हमें प्राइस चाहिए। अब हम प्राइस के लिए वर्किंग 2 करने जाएंगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? यहां तक यूनिट्स हमारे पास आ गए हैं, प्राइस कैसे वर्कआउट करनी है, वर्किंग 2 की तरफ हमें चलना है। कोई सवाल यहां पे? बेटा आपको मशीन आवर्स दिए जाए तो मशीन आवर्स में मैयर कर लीजिएगा, हमें तो लेबर आवर्स दिए गए हैं तो हम लेबर आवर्स में ही मैयर कर रहे हैं।
अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम प्राइस की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्राइस के बारे में उसने पूरे सवाल में जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो पिछले साल की प्राइस के बारे में है। वो ये है कि भाई पिछले साल जो ए की प्राइस थी, बी की प्राइस उससे 60% ज्यादा थी। और मजीद उसने बताया कि पिछले साल आपने कॉर्पोरेट कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया, जो कि अगले साल 15% हो जाएगा। उसने पिछले साल की प्राइस पे बात कर ली, उसने पिछले साल के डिस्काउंट और अगले साल की डिस्काउंट पे बात कर ली, लेकिन क्या उसने कहा कि अगले साल प्राइस हमारी चेंज हो जाएगी? जैसे यहां पे उसने मटेरियल की प्राइस की बात की, बदल जाएगी। यहां पे जैसे उसने लेबर के रेट की बात की, अगले साल बदल जाएगा। जैसे यहां पे उसने ओवरहेड्स की बात की, 10% से वो बढ़ जाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से। क्या सेल प्राइस अगले साल बदलेगी, ये उसने बात की? द आंसर इज नो। इसका मतलब जो पिछले साल की सेल प्राइस है वही अगले साल चलेगी, सिर्फ डिस्काउंट बदलेगा बी कॉर्पोरेट कस्टमर का। इसका मतलब अगर हम पिछले साल की प्राइस निकाल लें ए की, पिछले साल की प्राइस निकाल लें बी की, तो हमारा मामला रेवेन्यू का हल हो जाता है। क्लियर हो गया जी? अब यहां पे एक जो लर्निंग, आल्दो ये क्यूएम में ये चीजें आपने सीखी भी हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली सिचुएशन में ये यूज कैसे होती है बात। हमें प्राइस ऑफ ए चाहिए, हमें प्राइस ऑफ बी चाहिए। दोनों वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन दो वैल्यूज का आपस में रिलेशनशिप अवेलेबल है। तो आपको जब कोई ऐसी वैल्यूज वर्कआउट करनी है जिनका आपस में रिलेशनशिप गिवन हो, तो आप इक्वेशन के थ्रू इन वैल्यूज को मेजर करते हैं। अब ये इक्वेशन बनेगी कैसे, उसके लिए हम वर्किंग टू बनाते हैं। हम अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम प्राइस ऑफ ए लास्ट ईयर वाज एक्स। अगर लास्ट ईयर प्राइस ऑफ ए एक्स थी, देन प्राइस ऑफ बी लास्ट ईयर क्या होगी? 1.6x, क्योंकि 60% ज्यादा है। और अगर ये लास्ट ईयर ए की प्राइस है, ये लास्ट ईयर बी की प्राइस है, तो रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड, लास्ट ईयर्स रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो जो कीजिएगा, लास्ट ईयर आपने 5400 यूनिट्स ए के बेचे एक्स पे, लास्ट ईयर आपने 3600 यूनिट्स बी के बेचे, लेकिन इसमें से 80% आपने बेचे फुल प्राइस पे। और लास्ट ईयर आपने 3600 में से 20% आपने कॉर्पोरेट कस्टमर को बेचे, और ये बेचे आपने फुल प्राइस पे 10% डिस्काउंट के साथ। ये आपके लास्ट ईयर रेवेन्यू की कैलकुलेशन बनी। और लास्ट ईयर रेवेन्यू क्या था, ये तो आपको गिवन है, 5522 400, 5522 400। आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, ए की प्राइस चाहिए, बी की प्राइस चाहिए। प्राइसेस अवेलेबल नहीं है, रिलेशनशिप अवेलेबल है। जब दो वेरिएबल में रिलेशनशिप अवेलेबल हो, आप इक्वेशन बनाएंगे। और ये हमने इक्वेशन बनाई है लास्ट ईयर के रेवेन्यू की। लास्ट ईयर ए के बेचे, दोबारा सुनते जाइएगा, 5400 यूनिट्स, ए की प्राइस हमने एक्स अज्यूम की है, इंटू एक्स ए का रेवेन्यू आ गया। लास्ट ईयर हमने बी रेगुलर कस्टमर को बेचा 3600 इंटू 80%, बी की रेगुलर प्राइस 1.6x है। लास्ट ईयर हमने कॉर्पोरेट कस्टमर को बेचा 3600 का 20%, और ये कॉर्पोरेट कस्टमर की प्राइस है 1.6 पे 90% 10% डिस्काउंट के साथ। और ये टोटल लास्ट ईयर का रेवेन्यू गिवन है। यहां से अब एक्स निकाल लीजिए, क्या था जी? सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स। इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए।
x ठीक होगा जी, x आपका 500 आ रहा है, तो 1.6x b की प्राइस 800 आ गई। 1.6x 800, ये पिछले साल की प्राइसेस हैं और अगले साल भी प्राइसेस यही रहने वाली हैं, क्योंकि प्राइस चेंज के ऊपर एग्जामिनर ने कोई बात नहीं की। तो हम अज्यूम करेंगे द सेम प्राइसेस विल प्रिवेल नेक्स्ट ईयर। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा 90% प्राइस पे 10% डिस्काउंट है। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं, जहां पे मेरा पेन चल रहा है, कॉर्पोरेट कस्टमर को 10% डिस्काउंट है, तो मैंने प्राइस पे 10% डिस्काउंट डाला। अच्छा जी, अब हम प्राइसेस हमारे पास आ गई, तो रेवेन्यू शायद हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए जी, ए 500 से मल्टीप्लाई कीजिए, बी रेगुलर 800 से मल्टीप्लाई कीजिए, और डिस्काउंट अब 15% है, तो 800 इंटू 0.85 85% कर दीजिए, या 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अब रेवेन्यू मिलेगा। तो जनाब मुझे सम करके टोटल रेवेन्यू की फिगर बता दीजिए, क्या आ रही है आपके पास? टोटल रेवेन्यू की फिगर यहाँ से सारी कहानी चलाने के बाद वेरीफाई कीजिएगा। इट शुड बी 6263,900, ये आपके पास सेल्स की फिगर आनी चाहिए। वेरीफाई कीजिए क्या ये फिगर ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज मैं नहीं लिख रहा, मैंने टोटल बता दिया है। आप कंप्लीट करके टोटल फिगर पे मुझे गो अहेड दीजिए। इट इज ओके, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, ठीक हो गया जी। ये डिस्काउंट है 800 के आगे 15% का, जो कॉर्पोरेट कस्टमर को हम दे रहे हैं। कॉर्पोरेट कस्टमर को अगले साल आपने 20% डिस्काउंट देना, 15% डिस्काउंट देना है। तो 6263,900, ये जी पी एन एल हमारी पहली फिगर आ गई, 6263,900। अच्छा, लेबर की फिगर और एक्सपेंसेस की फिगर ये इजी हैं, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। इजी फिगर्स हैं, पहले हम इन पे बात कर लेते हैं। लेबर की कॉस्ट कैसे आती है? रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स पे वर्किंग डिटेल रिक्वायर्ड है, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वो हम बाद में करेंगे। लेबर पे बात कर ले हम। लेबर की कॉस्ट कैसे आती है? लेबर की कॉस्ट आती है जी लेबर आवर्स इनटू लेबर का रेट। तो भाई लेबर आवर्स अगले साल हमारे कितने होंगे, वो हमने ये कैलकुलेट किए हैं कि अगले साल हम पूरे 54,000 लेबर आवर्स काम करेंगे। तो अगले साल लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स 54,000, और इससे मल्टीप्लाई होना है लेबर के रेट से। अगले साल लेबर का रेट क्या होगा उसके बारे में एक तो ये जुमला है कि भाई पिछले साल की लेबर के रेट के मुकाबले में 15% ज्यादा, पिछले साल के लेबर रेट के मुकाबले में 15% ज्यादा। अब पिछले साल का लेबर रेट कहां से आएगा? तो भाई पिछले साल का लेबर रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, आंसर इज नो। रेट तो नहीं गिवन, बट पिछले साल की लेबर कॉस्ट अवेलेबल है, यस। पिछले साल के लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, यस। तो अभी पिछले साल की लेबर कॉस्ट भी अवेलेबल है, पिछले साल के लेबर आवर्स भी अवेलेबल हैं, तो पिछले साल का रेट निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जनाब 777 600 777 600 पिछले साल लेबर कॉस्ट, 48
600 पिछले साल लेबर आवर्स, कॉस्ट को आवर से डिवाइड करें तो आपके पास रेट आया, और अगले साल रेट 15% बढ़ जाएगा। यहां से आप लेबर कॉस्ट ले सकते हैं अगले साल आपकी क्या आने वाली है। अगले साल हमारी लेबर कॉस्ट आने वाली है 993,600। 993,600 ये अगले साल की हमारी लेबर कॉस्ट है। लेबर की कॉस्ट आवर्स इनटू रेट होते हैं। आवर्स क्या अगले साल होंगे, अगले साल रेट क्या होगा, कॉस्ट आ गई। सेलिंग एडमिन एक्सपेंस को अगर देखें, पिछले साल सेलिंग एडमिन एक्सपेंस कितना था, 800। अगले साल क्या होने वाला है उसके लिए आप ये अगर नोट पढ़ें, नोट नंबर 7, उसने कहा जी सेलिंग एडमिन एक्सपेंस प्रमोशनल कंपेन जो बी की है उसके अलावा जो है खर्चा, उसमें 10% इजाफा आएगा। प्रमोशनल कंपेन तो लॉन्च ही अगले साल होनी है, इस 8 लाख में प्रमोशनल कंपेन शामिल नहीं है। तो उसने कहा जी प्रमोशनल कंपेन के अलावा जो खर्चा है उसमें 10% इजाफा आएगा। तो प्रमोशनल कंपेन कितनी है उसमें ऐड कर दो, वो तो 2,50,000 थी, हमने पढ़ा था। तो जनाब ये आपकी अगले साल की सेलिंग एडमिन कॉस्ट भी आ गई। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अब हमें मटेरियल और ओवरहेड्स की दो फिगर्स हमें कैलकुलेट करनी है। वो दो फिगर्स हम ले आएंगे तो हमारा P&L कंप्लीट हो जाएगा। कोई सवाल, यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई, पूछिए।
जी सॉरी बेटा, मेरा माइक म्यूट रह गया था। अब हम रॉ मटेरियल पे मूव कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लेबर को ब्रेक किया था, हमें मटेरियल की कॉस्ट के लिए भी इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा कि भाई रॉ मटेरियल कॉस्ट तो रॉ मटेरियल क्वांटिटी इनटू प्राइस से आती है। हमें देखना पड़ेगा अगले साल हमारी रॉ मटेरियल क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल होगी और अगले साल हमारी प्राइस रॉ मटेरियल की क्या होने वाली है। अगले साल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी हमारी कितनी इस्तेमाल होगी, ये तो भाई डिपेंड करता है कि आपने ए कितना बनाना है अगले साल। ए बनाना है आपने कितने यूनिट, 4579। ए बनाना है आपने 4579। इसको मल्टीप्लाई कर दें ए की क्वांटिटी पर यूनिट से और इसमें ऐड कर लें आप बी की क्वांटिटी। बी बनाना है आपने 5184। दोनों को सम करें अगर हम 1440 और 3744 को, तो टोटल 5184 आपने बी बनाना है। इसको मल्टीप्लाई करें बी की क्वांटिटी से पर यूनिट से, तो ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, तो जनाब आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। अब हमें चाहिए रॉ ए की रॉ मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, बी की रॉ मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट। एग्रीड जी। अब आइए जरा यहां पे इस सवाल में दोबारा इस सवाल में हमें बताया गया है कि आप ए बनाएं बी बनाएं, क्वांटिटी लगती है 2.4 और बी में वेस्टेज 10% है, ए में वेस्टेज 4% है। अच्छा, यहां पे अब आपको जो नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मैं अगर उस अंदाज में आपसे शेयर करूं। पहली बात कि जब वेस्टेज आ जाती है मटेरियल में, तो यहां से फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है एक ग्रॉस क्वांटिटी का और एक नेट क्वांटिटी का। एग्रीड। कहीं पे कोई आपको ब्रेक हो डिस्कशन लर्निंग में, मुझे चेक कर लीजिएगा। जब भी वेस्टेज आएगी तो भाई एक ग्रॉस क्वांटिटी आएगी, एक नेट क्वांटिटी आएगी। ग्रॉस क्वांटिटी इशू हुई, उसमें से वेस्टेज की, नेट क्वांटिटी प्रोडक्ट का हिस्सा बना। पहली बात, हमारी कॉस्ट पर यूनिट में ग्रॉस क्वांटिटी यूज होती है या नेट क्वांटिटी यूज होती है? ये पहले बातें हो चुकी हैं, यकीनन। नहीं भी हुई तो यू शुड बी एबल टू जज ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन सेंस। तो बताइए, कॉस्ट पर यूनिट में ग्रॉस क्वांटिटी यूज होगी या नेट क्वांटिटी यूज होगी? बिल्कुल ठीक है जी, ग्रॉस क्वांटिटी। क्योंकि हम एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हमने 10 केजी मटेरियल इशू किया और प्रोडक्ट बनाने में 10 में से 2 केजी मटेरियल जाया हो गया, तो बेशक नेट क्वांटिटी 8 है जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनी है, बट प्रोडक्ट बनाने में टोटल मटेरियल तो 10 केजी इस्तेमाल हो गया ना। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर की जाती है। चलें जी, ये असूल बड़ा अच्छा हुआ, माशाल्लाह आपको सबको याद है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर की जाती है। अब दूसरा मसला ये, यहां पे उसने क्वांटिटी बताई हुई है 2.4। अब ये ग्रॉस है या नेट है, हमें इस पे फैसला करना है। इसका फैसला करने के लिए आपको ये जुमला समझना जरूरी है। देखिए, अब सारा डाटा रिलेट हो रहा है। यहां पे उसने लिखा हुआ है कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ ब्रांड दो हैं उसके। सिंगल प्रोडक्ट बनाती है मतलब फॉर एग्जांपल 2 पेन बनाती है, एक जैसे ही 2 पेन है, लेकिन एक ब्रांड ए है एक ब्रांड बी है। फॉर एग्जाम्पल कुर्सियां बनाती हैं जी, 2 सिमिलर कुर्सियां हैं, एक जैसी कुर्सियां हैं, एक का नाम ए है, का नाम बी है। फर्क क्या है? क्वालिटी जो है वो, फिनिशिंग जो है उसकी शायद अच्छी है ब्रांड बी की, इसलिए वो महंगा बिकता है। अब दोबारा आइए, उसने कहा दोनों प्रोडक्ट्स में सेम रॉ मटेरियल 2.4 kg यूज होता है।
आई आस्क अ क्वेश्चन नाउ कि ये 2.4 नेट होगा या ग्रॉस होगा? सोच के जरा बताइए, ये 2.4 ग्रॉस होगा या नेट होगा? दोनों में सेम है 2.4। इट हैज टू बी नेट। बिल्कुल ठीक है, इट हैज टू बी नेट। वजह क्या है कि भाई ग्रॉस तो यकीनन दोनों में डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि एक की वेस्टेज 10% है, एक की वेस्टेज 4% है। चूंकि प्रोडक्ट्स दोनों एक जैसी हैं, नेट इन दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम प्रोडक्ट्स है ना। तो सेम प्रोडक्ट्स है तो दोनों में सेम नेट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल बचनी चाहिए। और अगर हमें 2.4 kg बताया गया है कि ये सेम है दोनों में, देन इट हैज टू बी नेट। इट हैज टू बी नेट। ये नेट है, लेकिन कॉस्ट ग्रॉस पे मेजर की जाती है। तो भाई 2.4 अगर नेट है तो ए का ग्रॉस क्या होगा? 4% वेस्टेज डाल दो। 2.4 अगर नेट है तो बी का ग्रॉस क्या होगा? 10% वेस्टेज को इनकॉर्पोरेट करो। तो मैं कैलकुलेशन यहीं पे करूं। अगर 2.4 नेट है और ए में वेस्टेज 4% होती है, तो इसका मतलब नेट मटेरियल 96% होता है। तो ग्रॉस मटेरियल इंटू 100 क्या होगा? बी का मटेरियल नेट 2.4 है और इसमें वेस्टेज 10% होती है, इसका मतलब नेट फिर 90% है। तो ग्रॉस क्वांटिटी बी की पर यूनिट क्या होगी? लीजिए जी, यहां से आप ए की क्वांटिटी बताइए मुझे क्या आती है, बी की क्वांटिटी, बल्कि दोनों की सम करके मुझे बता दीजिए टोटल क्वांटिटी क्या आ रही है। इन दोनों को सम करके मुझे बता दीजिए टोटल क्वांटिटी क्या आ रही है ए प्लस बी। 25171। दोबारा चेक कीजिए। 25271 ठीक होगा जी। 25271 kg। ये है जी हमारे अगले साल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जो ए और बी को बनाने में इस्तेमाल होगी। ये ए की क्वांटिटी, ये बी की क्वांटिटी, इन दोनों को सम करें तो टोटल क्वांटिटी जो अगले साल इस्तेमाल होनी है वो 25271 है। जी कोई सवाल? इस कैलकुलेशन में कोई चीज समझ नहीं आई, पूछिए। जी 2.4 kg है बेटा, 2.5 kg नहीं है, 2.4 kg of the same raw material is used for both brands। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्राइस की। अच्छा जी, प्राइस के बारे में उसने कहा कि पिछले कई सालों से प्राइस सेम लेवल पे चल रही है, लेकिन 1 मार्च से प्राइस 10% बढ़ेगी। तो अगर हमें पिछले साल की प्राइस मिल जाए तो हमें पहले 3 महीने की प्राइस मिल जाएगी और उसमें 10% इजाफा डाल दें तो अगले 9 महीने की प्राइस मिल जाएगी। तो अगले साल 2 प्राइसेस चलनी है, बजट पीरियड में 2 प्राइसेस चलनी है, एक जो करंट चल रही है वो, और एक 10% इजाफा वाली। तो हम करंट, अगर हम रॉ मटेरियल प्राइस ले आए, प्राइस के लिए हमें वर्किंग ये 2 कर रहे हैं तो हमें प्राइस के लिए वर्किंग 2.1 बनानी है। वर्किंग 2.1 अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी करंट रॉ मटेरियल प्राइस पर केजी क्या चल रही है। गिवन नहीं है क्वेश्चन में भाई, गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वर्कआउट कर लेंगे। हमारे पास करंट रॉ मटेरियल कॉस्ट अवेलेबल है,
हम इसको करंट रॉ मटेरियल कॉस्ट को डिवाइड कर दें करंट रॉ मटेरियल क्वांटिटी से, तो हमें करंट रॉ मटेरियल प्राइस मिल जाएगी, रुपीस पर केजी हमें मिल जाएगी। करंट रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है? क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 23100000। और करंट रॉ मटेरियल क्वांटिटी क्या है भाई? वो बिल्कुल उसी अंदाज में आप निकालेंगे जैसे ये आपने अगले साल की रॉ मटेरियल क्वांटिटी निकाली है ना, इसी अंदाज में आप पिछले साल की क्वांटिटी यूज कर लें तो आपको पिछले साल की रॉ मटेरियल क्वांटिटी टोटल मिल जाएगी। जैसे पिछले साल आपने ए बनाया 5400, तो ए की क्वांटिटी पर यूनिट होती है 2.4 ओवर 96 इंटू 100। पिछले साल आपने बी बनाया 3600, बी की क्वांटिटी पर यूनिट होती है 2.4 ओवर 90 इंटू 100। लीजिए जी, यहां से आप निकाल लीजिए आपकी कॉस्ट पर केजी क्या आती है। इस फैक्टर को सॉल्व कीजिए, ये आपके रुपीस हैं और ये आपके केजीज हैं जो पिछले साल आपने इस्तेमाल किए। आपकी कॉस्ट पर केजी इज ₹100। ये करंट प्राइस मतलब जो साल अभी खत्म हुआ है उसकी प्राइस जो चल रही है वो आ गई। और हमें अब क्या बताया गया है कि भाई 3 महीने प्राइस ₹100 रहेगी और 9 महीने प्राइस 110 हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर्स एवरेज प्राइस यहां से निकाल सकते हैं कि भाई ₹100 प्राइस रहेगी 3/12 महीने और ₹110 प्राइस रहेगी 9/12 महीने। तो एवरेज प्राइस क्या रही भाई? ये सिंपल एवरेज यहाँ पे नहीं होगी, ये वेटेड एवरेज होगी, क्योंकि प्राइस का ड्यूरेशन से ताल्लुक है तो इसलिए हमें वेटेड एवरेज करना पड़ा। तो यहां से हमारी वेटेड एवरेज प्राइस आ रही है 107.50। तो जनाब ये हमारे पास प्राइस आ गई है 107.50। पिछले साल प्राइस क्या थी? 100। अगले साल 3 महीने प्राइस 100 रहनी है, अगले साल 9 महीने प्राइस 10% इजाफे के साथ 110 रहनी है। इसका मतलब अगले साल हमारी एवरेज प्राइस जो है वो 107.5 होगी। लीजिए जी, अब आप मटेरियल कॉस्ट यहां से ले सकते हैं। तो क्या ये मटेरियल कॉस्ट आपकी 25,271 इंटू 107.5। 16633 राउंड ऑफ कर देंगे हम 2716633। मटेरियल कॉस्ट 2716633। जी, एनी क्वेश्चन? इसी कैलकुलेशन को प्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन को प्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है। वो ऐसा कि आप बजाय प्राइस को एवरेज करो, आप क्वांटिटी को 25271 को 3/12 कर लो ₹100 पे, और 25271 का 9/12 ₹110 पे। अल्टीमेटली वही बात है, ठीक है। बट यहां से भी आपको सेम वही आंसर मिलेगा जो ये है। आप क्वांटिटी को तकसीम कर लो 3 महीने 9 महीने में, और 3 महीने की प्राइस 9 महीने की प्राइस लगा दो, या क्वांटिटी इकट्ठी कर लो, प्राइस को एवरेज कर लो, एक ही बात है। दोनों तरह से ये कैलकुलेशन प्रेजेंट की जा सकती है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? मटेरियल की कॉस्ट हमने कैसे मेजर की अगले साल की, क्वांटिटी कैसे आई, प्राइस कैसे आई और कॉस्ट कैसे बनी? एनी क्वेश्चन? कोई चीज समझ नहीं है पूछिए।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था मेरे पास, नेट डाउन हो गया था जिसकी वजह से हमारी क्लास थोड़ी देर के लिए रुक गई। दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ओवरहेड पे। आखिरी आइटम हमारी जो रह गई है, ओवरहेड्स हमारे पास लास्ट ईयर का 6,30,000 अवेलेबल है और उसके बाद है नोट नंबर 6। 40% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। पिछले साल के ओवरहेड 6,30,000 अवेलेबल हैं, अगले साल के ओवरहेड क्या होंगे वो इस बढ़ जाएंगे पिछले साल के मुकाबले में। नो वॉइस फलीहा कह रही हैं, एजाज भी कह रहे हैं नो वॉइस इशू आ रहा है, आवाज का इशू है। लेट मी चेक। अच्छा जी, अब ठीक है जी, आवाज आ रही है आपको? ओके। अच्छा जी, हमारी लास्ट वर्किंग हमारी रहेगी ओवरहेड्स की। इसको हम कंप्लीट करें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह सेशन क्लोज करेंगे। तो जनाब 40% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें कहा गया है। पहली बात, करंट ओवरहेड उसने बताए हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 6,30,000। करंट ओवरहेड है हमारे पास 6,30,000। और नोट नंबर अगर आप 6 पे आए तो वह कह रहा है जी इसमें से 40% फिक्स है जो कि 5% बढ़ेंगे, और वेरिएबल ओवरहेड जो बी के हैं वो ए के मुकाबले में डबल हैं और इनमें इजाफा आएगा 10%। अच्छा जी, अब अगले साल के ओवरहेड्स हमने कैसे लेने हैं, इसका मतलब हमें अगले साल के ओवरहेड्स को दो टुकड़ों में बनाना पड़ेगा, एक फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो हमारे आएंगे जी पिछले साल के ओवरहेड्स 6,30,000 में से 40% फिक्स थे और उनमें अगले साल 5% इजाफा आ जाएगा। तो ये तो अगले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कैलकुलेट होके आ गए। अगले साल हमारे जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे वो होंगे 2,64,600। अगले साल हमारे वेरिएबल ओवरहेड कितने होंगे, तो आपको उसने बता दिया वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इनकर होने हैं। तो ए के अगले साल के ओवरहेड होंगे हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड होंगे 4,579 मल्टीप्लाइड विद लास्ट ईयर का वेरिएबल ओवरहेड ऑफ ए इंटू 10% का इजाफा, और बी के ओवरहेड होंगे 5,184 अगले साल जो हमने बनाने हैं, इंटू लास्ट ईयर का वेरिएबल ओवरहेड ऑफ बी इंटू 10% का इजाफा। तो ये यहां से जनाब आपका ओवरहेड्स जो आपके हैं टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया जी? अब हमारे पास हमें सिर्फ एक फिगर चाहिए, लास्ट ईयर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ए का क्या था, लास्ट ईयर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट बी का क्या था। अगर लास्ट ईयर का वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट की फिगर मिल जाए तो 10% का इजाफा डालेंगे, नेक्स्ट ईयर का वेरिएबल ओवरहेड बन जाएगा, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल खर्चा आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर वही लर्निंग जो हमने पीछे सेल्स में काम किया था कि हमें वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट बी का चाहिए, हमें वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ए का चाहिए, दोनों की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है लेकिन रिलेशनशिप तो अवेलेबल है ना। तो भाई जब भी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप अवेलेबल हो इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। तो जनाब वर्किंग हम बना रहे हैं 3।
तो वर्किंग 3.1 हम बनाते हैं और हम इसमें अज्यूम करेंगे, अज्यूम लास्ट ईयर्स वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ ए इज x। तो अगर ऐसा है तो लास्ट ईयर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ बी विल बी 2x। और अगर पर यूनिट ऑफ ए x है, पर यूनिट ऑफ बी 2x है, तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड ऑफ लास्ट ईयर कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। इक्वेशन बन जाएगी यहां से। लास्ट ईयर हमने ए बनाए 5400 इंटू एक्स, लास्ट ईयर हमने बी बनाया 3600 इंटू 2x, और लास्ट ईयर वेरिएबल ओवरहेड थे 6,30,000 का 60%। क्योंकि हमें बताया गया ना 40% फिक्स थे तो 60% वेरिएबल हुए। ये जनाब इक्वेशन है। इस इक्वेशन से अब आप x की वैल्यू ले लीजिए, इस इक्वेशन से आप 2x की वैल्यू ले लीजिए, जो कि a के वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हैं, जो कि b के वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट होंगे। तो इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है जनाब इस इक्वेशन से 30, तो b की वैल्यू 2x की वैल्यू आ गई 60। ये पिछले साल का a का वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, ये पिछले साल का b का वेरिएबल पर ओवरहेड पर यूनिट। तो जनाब यहाँ पे फीड कीजिए 30, यहाँ पे फीड कीजिए 60। अगले साल दोनों में 10% का इजाफा आना है और अगले साल की प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a का वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आएगा कितना जी? 4579 इंटू 33 151,107, और बी का खर्चा आएगा कितना जी? 5184 इंटू 66 5184 इंटू 66 342,144। लीजिए जी, इन तीनों वैल्यूज का आप सम कीजिए तो ये टोटल ओवरहेड आपके पास आ गए। सेवन फाइव सेवन 851, ये हमारे पास बजटेड ओवरहेड आ गए एंड आवर P&L इज कंप्लीट। जी कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। 757,851 757,851 लीजिए, यहाँ फीड करेंगे तो अब हमारा P&L कंप्लीट होता है। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 2716,633 प्लस 993,600 प्लस 757,851। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है जी 4,468,084, और इसको माइनस करें सेल्स में से, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,795,816, और इसमें से लेस करें ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आ रही है 665,816। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? ये हमने P&L कंप्लीट किया। कोई सवाल? बजटिंग के क्वेश्चन यूजुअली हमारे लेंथी ही होंगे, आगे भी जो हमने करने हैं। एक एक सवाल पे हमारा एक एक दिन तकरीबन लग जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे भी सवाल पे तकरीबन हमारा 1.25 घंटा के करीब लग गया। 5 मिनट चले अगर ज़ाया भी हुए होंगे तो 1 घंटा 10 मिनट हमारे यहाँ पे लग गए। बेटा उसामा कहते हैं ये डिफिकल्ट था। वैसे बेटा इसके बारे में मैं यही कहूँगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे चलेंगे आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ग्रेजुअली मैं बिल्डअप आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन ये बात मैं आपको बार बार रिपीटेडली कह चुका हूं
कि एग्जाम में कुछ टाइम सेवर्स होते हैं क्वेश्चन, कुछ टाइम वेस्टर्स होते हैं। दिस इज अमंगस्ट, ये क्वेश्चन यकीनन जिस पेपर में आया था उसका एक लेंथी तरीन क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन शायद हम उस एग्जाम में लास्ट या सेकंड लास्ट नंबर पे करते हैं। ठीक है, तो जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो आखिर में जाते हैं, और जब शुरू से हम इजी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, आप इजी क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर करते आ रहे हैं तो आपके पास लेंथी क्वेश्चंस के लिए कुशन बिल्ड हो जाता है। अगर आप शुरू में टाइम वेस्ट करते आ रहे हैं तो लेंथी क्वेश्चन आप बिल्कुल टच भी नहीं कर पाते एग्जाम में। तो आपको टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत समझदारी से करनी पड़ती है, और उसकी की यही है, डोंट वेस्ट टाइम। जो वर्किंग्स आपको सवालों में आ रही हैं करते जाइए, जो नहीं आ रही अजम्पशन लेते जाइए, और पेपर को लेके चलते जाइए। आसान सवालों में आपका टाइम सेव होता जाएगा, और मुश्किल सवालों के लिए आपका टाइम बच जाएगा। मुश्किल सवाल हम हमेशा एंड में करना चाहते हैं। यस, बजटिंग का क्वेश्चन यूजुअली हमेशा नहीं होता, एक आध दफा बड़ा आसान सवाल भी आया हुआ है, जो कि मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा, क्लास में मैं टफ क्वेश्चंस को ही टच कर रहा हूँ। एक दो दफा आसान क्वेश्चन भी आया हुआ है बजटिंग पे हमें, बट यूजुअली बजटिंग का क्वेश्चन टफ होता है। टाइम के मामले में वो ज्यादा टाइम ले जाता है हमारा। ठीक है, तो कोई सवाल? टेनिस ट्रेडिंग का सवाल बेटा मेरे प्लान में है नहीं, वो शायद कैश बजटिंग का सवाल है। कैश बजटिंग का सवाल मैंने कुछ करवाने हैं, टेनिस ट्रेडिंग का मेरे प्लान में है नहीं। शायद हाँ आसान होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता एक आध सवाल आया था एक दो टाइम पहले, काफी आसान सवाल आया था। तो लेकिन यूजुअली मुश्किल होगा। जैसे मैंने तो चूज वही किए सवाल जो जरा टफ हैं, ताकि आपको डिफिकल्टी लेवल से फेमिलराइज करवा दूं, और आप उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो एग्जाम में जाने के लिए। और टफ क्वेश्चन में फिर बात वही कि आपने 100% स्कोर तो नहीं करना होता। टफ क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, जो लास्ट नंबर पे आप कर रहे हो या सेकंड लास्ट नंबर पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें तो आपने आपका टारगेट स्कोर ही 50-60% होता है। तो 50% 60% स्कोर लेना बजटिंग के क्वेश्चन में इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्किंग्स होती हैं, आप उनमें से आधी वर्किंग्स आसानी से कर पाते हो, और 50% के करीब उसमें स्कोर ले लेते हो। आखिरी क्वेश्चन तो वैसे, आखिरी क्वेश्चन में अगर 50% स्कोर ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में हमारा 90-100% होता है, दूसरे क्वेश्चन में 70-80%, तीसरे में 60-70, चौथे में कोई 50-60, पांचवें छठे सवाल तक जाते जाते तो हम तो 30-40% स्कोर पे आए होते हैं, तभी कहीं एवरेज हमारा 60+ बनता है ना हमारा। तो आखिरी सवाल अगर बजटिंग हम कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से तो इसमें तो हमारा 30% से प्लस स्कोर आ जाए तो हमारे लिए बड़ा काम है, हम तो आराम से पास हो जाएंगे। तो आप हर सवाल को इस अंदाज से ना देखा करो कि ये मैंने इसमें परफेक्ट स्कोर लेना है। आप हर सवाल को इस अंदाज से देखा करो कि ये सवाल में मुझे कितना स्कोर मैं ले पा रहा हूं, मैं इसमें 30% स्कोर ले पा रहा हूं, मैं 40% ले पा रहा हूं, मैं 50% ले पा रहा हूं, और उसमें इंप्रूवमेंट की कोशिश करो। लेकिन मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपने कहीं पे अनड्यू टाइम वेस्ट कर दिया तो पेपर आपके हाथ से निकल जाएगा, पेपर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। जी एनी क्वेश्चन? माइक शुड बी ऑन, आपको पास एक्सेस अवेलेबल है, माइक ऑन करके कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं आप। क्योंकि आज अगला सवाल जैसे मैंने कहा वो पूरा फिर एक लेक्चर ले जाना है, तो वो इंशाअल्लाह हम मंडे को करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। जी एनी क्वेश्चन? जी कोई सवाल? बजटिंग टाइप्स का पढ़ाएंगे बेटा, मैंने जब ये बजटिंग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो थोड़े से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं, बड़े सिंपल से हैं, उनको हम फिर कवर कर लेंगे। ये इंशाअल्लाह ये हमारे जी हमजा। सर आपसे रिवीजन प्लान पूछना था कि अगर रिवीजन अब स्टार्ट करें
जो पीछे हमने पढ़ लिया है, तो उसका प्लान किस तरह उसको बनाएं, किस तरह स्टार्ट करें? बेटा, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। आप कहाँ खड़े हो उसके हिसाब से, आपने पहले कितना पढ़ा है, कितनी रिवीजन की है, उसके हिसाब से मतलब डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या पढ़ा है। जैसे मैं अगर जब स्टूडेंट होता था तो मैं सबसे पहले अपने आप को सेव करना चाहता था, और उसमें सेव करने में मेरी पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि मैं हर टॉपिक की जो एबीसी है, जो क्लासरूम में टीचर ने पढ़ा दिया, वो मेरे एक दफा हाथ से गुजरी हो। तो हम जैसे इस वक्त चैप्टर नंबर 6 पे हैं, तो और चैप्टर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इससे पीछे जितने 5 चैप्टर रहते हैं मैं उनको क्विकली देखता कि भाई उनमें से कौन से चैप्टर जिसको मैंने टच ही नहीं किया हुआ, तो मैं तो शायद सबसे पहले उसको टच करता कि भाई इतना हाथ से तो गुजरे, और उसके बाद फिर मैं उन चैप्टर की तरफ जाता जो मैंने पढ़ने तो देखें सारे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिहाज से देखो तो प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर को तैयार कर लेते हो तो आपको कमिटमेंट, एक कंफर्म क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है। तो शायद प्रोसेस कॉस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुड बी रिवाइज्ड फर्स्ट एंड दे शुड बी गिवन मोर रिविजन, मोर प्रैक्टिस एज कंपेयर टू अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, लाइक या इजी टॉपिक्स लाइक इन्वेंटरी वैल्यूएशन। उनको कम टाइम दें, कम रिविजन दें, लेकिन जो टफ टॉपिक्स हैं उनको ज्यादा रिविजन, ज्यादा प्रैक्टिस दें। और रिवीजन का तरीका यही होता है कि चैप्टर वाइज जो पढ़े, नोट्स, किताब, पहले रीडिंग है नोट्स और किताब से, और उसके बाद फिर आपकी इलस्ट्रेशन से बेसिक कॉन्सेप्ट की रिवीजन है। कुछ इलस्ट्रेशन आप हाथ से गुजारना चाहेंगे, कुछ आप सिर्फ नोट्स में रिव्यू ही करना चाहेंगे। देन एक या दो अनसीन क्वेश्चन उस एरिया के, बेसिक सारा पढ़ें, एक दो क्वेश्चन अनसीन करें, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएं। बेसिक सारा पढ़ें, अनसीन क्वेश्चन एक दो करें, नेक्स्ट चैप्टर मूव कर जाएं। और इस तरह के आपको 3-4 राउंड प्लान करने होते हैं एग्जाम तक जाते जाते, बल्कि 4 से 5 राउंड प्लान होते हैं एग्जाम तक जाते जाते। बेटा, मैं जो बार बार एम्फेसिस करता आ रहा हूं कि आईकैप की टेक्स्ट बुक, मेरी नज़र में आईकैप की टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है। आप एक दफ़ा आईकैप की टेक्स्ट बुक को थॉरली पढ़ें, क्योंकि नोट्स जो हैं हमारे जो सीएफई के हैं उसमें हर चीज़ डिटेल में कवर नहीं हुई होती। पहली दफ़ा आप टेक्स्ट बुक डिटेल में पढ़ लें, और जो चीज़ें उसमें आपको लगे कि यार ये ज़रा थोड़ी काम की चीज़ लग रही है, नोट्स में कवर नहीं है, उसका रेफरेंस नोट में लिख लीजिए कि भाई प्रोसेस कॉस्टिंग जब हम पढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे, तो पेज नंबर 405 और से 407 तक जो है वो हम किताब से पढ़ लेंगे, ताकि दूसरी दफा आपको किताब दोबारा ना खोलनी पड़े, पूरी की पूरी ना पढ़नी पड़े। पहली दफा डिटेल में पढ़ लें, और उसमें जो चीजें नोट्स में नहीं है वो नोट्स में ऐड कर लें, उनका रेफरेंस नोट्स में ऐड कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ नोट्स ही पढ़ें और किताब के सिर्फ सिलेक्टेड पेजेस ही पढ़ें, आपका पूरा टाइम किताब पे ना जाए। तो पहली दफा पढ़ने का फायदा आप उठा पाएंगे सेकंड रीडिंग में, लेकिन एक दफा मैं रिकमेंड करूंगा आप डिटेल में पढ़ें। जी, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल जी? अच्छा जी, आज का हम लेक्चर पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे कंटिन्यू हैं। हम पीएनएल पे एक आध सवाल और करेंगे, उसके बाद फिर हम कैश बजट पे मूव करेंगे। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।